दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन ये पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर 26/8/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 है। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले जो है रमेश और राजीव, तो रमेश और राजीव का 1:3। अब से 5 वर्ष पश्चात इसका आयु है 2:3। ठीक है, तो अंतर देख लीजिए, 1 और 3 में 2 का अंतर है और यहाँ पे 2 और 3 में 1 का अंतर है। इसको 1 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4:6। ठीक है, अब देखिए 4 और 1 में 3 का अंतर, 6 और 3 में 3 का अंतर, तो 3 यूनिट का मान 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद यानी 15 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 5। ठीक है, 1 यूनिट का 5, तो 10, ये 10 वर्ष पहले हैं, तो 10 वर्ष पहले हैं, तो वर्तमान में हो जाएगा कितना? 15। 3 यूनिट का मान कितना? तो 15। तो ये हो जाएगा 5 + 10 यानी 15, और ये 15 + 10 25। 5 दिया, 5 या 25 यानी 3:5। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे करा कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले जो है छूट चुकी है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो कहता है कि मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे दूरी बराबर जो होगा ये हो जाएगा चालों का गुणनफल। ठीक है, तो चालों का गुणनफल, दूरी बराबर हो जाएगा चालों का गुणनफल। चाल है आपको 5 और 6, तो चालों का गुणनफल भट्टा में चालों का अंतर। ठीक है, और इंटू में देखिए 7 मिनट जो है बाद और 5 मिनट पहले कितना होगा? 7 5 यानी 7 + 5, ये समय जुट जाएगा और भट्टा में 60 यानी यहाँ होगा चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योगफल इंटू में समय गैप, टाइम गैप। तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ 60 से इसलिए भाग दिए हैं क्योंकि ये मिनट में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 1, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 12/2 यानी 2 छक्के 12, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना है, क्यू आर का इतना है, पी आर का इतना है, तो पी की, तो यहाँ से पी + क्यू का टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 गुने 2 ये हो जाएगा आपको 101,000। फिर क्यू और आर का टोटल हो जाएगा 6250 गुने 2 यानी 12,500। इसी प्रकार पी और आर का कितना हो जाएगा? 5200 गुने 2 यानी 104,000। ठीक है, तो यहाँ से सबको जोड़ दीजिए, तो 2 × P + Q + R। सबको यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सबको जोड़िए, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, ये आ जाएगा 16,500। ठीक है, तो Q और R का कितना है? 12,500। तो यहाँ से P का मान इसमें घटा दीजिए 12,500, जैसे ही घटाइएगा ये आ जाएगा 4,000, यानी सी ऑप्शन। कहता है कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दें तो वह Q का 80% हो जाता है। ठीक है, तो P का 30% ये हो जाएगा Q का 40%। ठीक है, परसेंटेज से पढ़ जाए 0 से 0, तो P/Q क्या होगा? 4/3, यानी P का 4 Q का 3। ठीक है, तो हमको कहता है Q का कितना प्रतिशत?
पी है, क्यू पी का कितना प्रतिशत है, तो क्यू कितना है 3, क्यू पी का तो जिसका कर है नीचे में रखो गुना में 100, 25 चौका 100, 25 दिया 75, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, तो जिसको कितना पी का कितना, तो पी को नीचे में रखना है। कह रहा है कि ए बी सी डी इतना के अनुपात में है, धन जो है का वितरण किया जाए। यदि सी को डी से 1000 अधिक, तो बी का हिस्सा क्या है, सी को डी से, तो इन दोनों में कितना का अंतर, एक, तो 1 यूनिट का मान है 1000। ठीक है, तो बी का हिस्सा, बी कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान होगा 2000, सी ऑप्शन। कह रहा है एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो पहले तो उसे पहले 15 रुपये कम का लाभ मिलेगा। और देखिए 6%, 5%, इन दोनों में कितना का अंतर है, 1%। 1% की मान कितना है 15, तो कहता अंकित मूल्य यानी 100% का मान कितना होगा 1500, बी ऑप्शन। करा 3 संख्याएं इतना के अनुपात में हैं, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, 52 के योग के बराबर है। तो इसमें सबसे बड़ी है 5, तो 5, और सबसे छोटी है 3, मान लीजिए x। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या यानी 4x प्लस 52 के बराबर, 5 3 8x, 8x माइनस 4x बराबर 52, तो यानी 4x, तो x बराबर कितना होगा 13, तो छोटी संख्या यानी 3x, तो 3 गुने 13 39 हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि 2 के पावर 2n-1, ठीक है, यदि 2 टू द पावर 2n-1 बराबर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब इंटू n-3, ठीक है, यानी इसको ऊपर ले जाइएगा तो यह हो जाएगा 2 के पावर -3 इंटू n-3, ठीक है। अब बेस सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2, पावर सेम होगा, पावर क्या होगा सेम, यानी 2n-1 बराबर हो जाएगा -3n, गुना कर देते हैं -3n प्लस 3। अब इसको इधर लाइए तो 3 2 5n, इसको उधर ले जाइए तो 3 1 4, देखिए इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9, ये हो जाएगा 10, तो n का मान कितना होगा 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कदा निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो फोटोवोल्टेइक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टेइक सेल में अर्धचालकों की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं, जिनमें एक परत में धनात्मक आवेश होता है और दूसरी परत में ऋणात्मक आवेश होता है। फोटोवोल्टेइक सेल के लाभ है पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक रूप से व्यवहार, नवीकरणीय, सुलभ। फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, विद्युत जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान, बी ऑप्शन, तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ठीक है, तो किसी विखंडनीय पदार्थ को उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान है जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। एक भारी नाभिक का तो हल्के नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। और
यूरेनियम 235 के विखंडन के उत्सर्जित ऊर्जा का मान 200 मेगावाट या 0.6 मेगावाट प्रति न्यूक्लियन है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? तो देखिए, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए जो है इथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए इथिलीन गैस का यूज किया जाता है। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और फ्लोरेंस पत्ती में बनते हैं, लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। कहता है कि किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो एन हेप्टेन, तो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा गैसोलीन का प्रति अपस्फोटक गुण प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न हाइड्रोकार्बनों की अपस्फोटन प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और आइसो ऑक्टेन तथा एनहेप्टेन, आइसो ऑक्टेन, अब देखिए यहाँ पे एनहेप्टेन, आइसो ऑक्टेन की जो है आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, 100 होता है, लेकिन एनहेप्टेन यहाँ पे हो जाएगा 0। नेक्स्ट, कहता लीची का खाद्य भाग है, ए ऑप्शन एरिल। तो लीची का खाद्य भाग एरिल है। केला के खाने योग्य भाग है फल वीति तथा अंतःवीति। आम का है मध्य वीति। नारियल का है भ्रूणपोष। सुपारी का है भ्रूणीय। अंजीर और स्ट्रॉबेरी का मांसल अस्य। कहता आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? 14 का ये विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण क्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया पदार्थ के परमाणु, अणु या आयनों की अनियमित गति के कारण होती है। विसरण एक अपरिवर्तनीय क्रिया है। विसरण पर गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कहता कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती, सी ऑप्शन जीन मानचित्रण। ठीक है, तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती। जीन मैपिंग जीन के स्थान और जीनोम में उनके सापेक्ष दूरी की पहचान है। जीन मैपिंग बीमारियों में शामिल जीन की पहचान करने में सक्षम बनाता है। जीन अनुक्रमण जीनों में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम से बाहर निकलता। ब्रायोफाइटा में बीजाणुमात्र कोशिकाएं, बी ऑप्शन द्विगुणित। ब्रायोफाइटा में बीजाणुमात्र कोशिकाएं द्विगुणित होता है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु अगुणित होता है। बीजाणुमात्र कोशिकाएं अद्वितीय विभाजन से गुजरती हैं। बीजाणुमात्र कोशिकाएं स्पाइरोगोनियम के भीतर निर्मित होती हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण है लिवरवर्ट माउस। ठीक है, ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग। कहता है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की? 2010। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के अधीन 18 अक्टूबर 2010 में देश का पहला एनजीटी स्थापित किया गया था। देश का प्रथम एनजीटी की स्थापना नई दिल्ली में किया गया था। एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत
विश्व का तीसरा तथा विकासशील देशों में पहला देश है। ठीक है, भारत से पूर्व केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पर्यावरण से संबंधित मुकदमों को सुनने के लिए अलग से अधिकरण बनाया गया है। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? 18 का होगा ई। तो देखिए, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी के नीचे बने सुरंग और स्टेशन से गुजरती हैं। 2023 में अप्रैल 2023 में केरल के कोच्चि में भारत का प्रथम वाटर मेट्रो प्रारंभ किया गया। फिर है कि विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल प्रचलन लंदन में 1860 के दशक में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 में कलकत्ता में परिचालन किया गया। भारत में सबसे आधुनिकतम मेट्रो 2002 में जो है दिल्ली मेट्रो। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? बी ऑप्शन, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। कहता है कि मई 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में हुई थी। G20 की स्थापना आर्थिक मंदी 1999 के दौरान हुआ था। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित हो। कहता है किसने जो है राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? निर्जला ने जो है राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियन में रजत पदक। बिहार के बकरी बेगूसराय की निर्जला ने कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जो है प्राप्त की है। निर्जला ने राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के 49 kg वर्ग में पदक प्राप्त किए। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की ये प्रथम महिला है। प्रथम जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और श्री नाई पॉल, जिन्हें 1971 ईस्वी में बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? बी ऑप्शन, अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी थे। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो जो मुख्य अतिथि थे। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ए ऑप्शन, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर पार्क संयंत्र बनाया गया है। दरभंगा के केदराबाद में स्थापित तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता लगभग 2 मेगावाट है। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान। तो मगही पान को जीआई टैग मिला है। भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग जो है दिया गया। बिहार में जीआई टैग प्राप्त हैं सिलाव के खाजा, मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरपुर के शाही लीची, कतरनी चावल, भागलपुरी सिल्क, भागलपुर के जर्दालू आम, मिथिला मखाना, ठीक है, और मिथिला मखाना, सिक्की ग्रास जो हैंडीक्राफ्ट, सुजनी कढ़ाई, ठीक है, पिपली वर्क, मरचा धान, मगही पत्ते का पान। सम्मिलित करना है तो यहाँ पे देखिए 4 जो है ये डेल्टा, 4 क्या है? डेल्टा। और कंकर जो है ये बांगर, फाइल जो है ये तटीय मैदान है, काइल जो है तटीय मैदान है, और मांड जो है ये पंजाब का मैदान है। मांड जो है पंजाब का मैदान है। और तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाए। ठीक है, अब देखिए डेल्टा क्षेत्र के उच्च भूमि को चार या चार्ज कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन
जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है। और कयाल शुष्क मौसम को छोड़कर अधिकांश समय समुद्र से जुड़ा रहता है। का कयाल जो है मालाबार तट पर स्थित है। केरल में लेगून झीलों को जो है कयाल कहा जाता है। मांड जो है बेट, चंगर, ठीक है, घार, बेला आदि नदियों के समीप पड़ने वाले निचले क्षेत्रों का नाम पंजाब में है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जो है नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। ई ऑप्शन। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं से मिलने वाली नदियां लोहित, धनसिरी, कोलम, तिग नदी आदि हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं से मिलने वाली जो सहायक नदी है ये कार्मेग, मानस, तीस्ता, तीस्ता, सुबनसिरी, जलंधर नदी आदि। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर शहर अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश। लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है बिचोम, कांगटू, ठीक है, मजगोल आदि महत्वपूर्ण ग्लेशियर अवस्थित है। अब देखिए ग्लेशियर और राज्य या संघीय प्रदेश जैसे बारा सिगरी या बहादल ये हिमाचल प्रदेश में है। जेमू, रथोंग, लोनाक सिक्किम में है। पार्कचिन नुब्रा लद्दाख में है। चोराबरी, चतुरंगी ये उत्तराखंड में। फिर है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में स्थित है। और मगध, अब देखिए क्वेश्चन है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो ये मध्य गंगा की मैदान, मगध और अंग का मैदान मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। गंगा के मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसके सहायक नदी यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि की निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। गंगा के मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान के अंतर्गत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदान आता है। मध्य गंगा के मैदान का विस्तार बिहार राज्य में मुख्यतः है। निम्न गंगा का मैदान का विस्तार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। कदा जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? डी। तो यहाँ पे देखिए कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात कपिलधारा नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम और होगेन नक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो बराही नदी पर अवस्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण तो सबसे पहले आएगा विशाखापत्तनम। ठीक है, सबसे पहले विशाखापत्तनम, उसके बाद आएगा काकीनाडा,
ठीक है। विशाखापत्तनम का किनारा, उसके बाद मछलीपट्टनम और उसके बाद होता है नागपट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो भारत के बंदरगाहों की उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम है। विशाखापत्तनम का किनारा, मछलीपट्टनम और नागपट्टनम तथा उपरोक्त सभी बंदरगाह पूर्वी घाट और कोरोमंडल तट से संबंधित हैं। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्व कमांड का केंद्र है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नौहवा सेवा बंदरगाह है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नहावा सेवा बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोच्चि या कोच्चिन बंदरगाह है। और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है। और विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है। ठीक है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था? सी। तो 1954 में भारत वर्ष और नेपाल देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। कोसी परियोजना के तहत बनी नहरें 3 मुख्य भागों में विभाजित हैं। पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी हिस्से में निकली गई है। पश्चिमी कोसी नहर, इस नहर से मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर आदि जिलों में सिंचाई होती है। नहर की लंबाई 115 किलोमीटर। ठीक है। राजपुर शहर हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारों से निकाली गई राजपुर नहर का विस्तार पूर्वी कोसी नहर तथा पूर्वी बाध तटबंध के बीच है। गंडक परियोजना भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए परियोजना 1959 ईस्वी में समझौता हुआ। गंडक परियोजना के अंतर्गत 2 नहरों का निर्माण किया गया है। पहला है पूर्वी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण नहर भी कहते हैं और पूर्वी त्रिवेणी नहर को जो है तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। कहता R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार जो है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? बी ऑप्शन। उपाध संक्रमणकाली R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार उपाध संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। R.L. सिंह जो है BHU में भूगोल विभाग के प्रभारी थे। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु CWG के रूप में बताया गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार को AW जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। कोपेन ने जलवायु को 5 समूह में बांटा है। A उष्णकटिबंधीय, B शुष्क और C शीतोष्ण, D महाद्वीपीय या शीतल हिमवन और ई जो ध्रुवीय। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? बी लाहौर अधिवेशन 1929। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज सिद्धांत गृहीत हुआ था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित जो हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने लाया था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वतंत्रता घोषित किया था। इस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम बार कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता दिवस मनाया
1893 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 23 मार्च को प्रस्ताव पारित कर अलग देश बनाने की मांग किया गया। कानपुर कांग्रेस अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। यह प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म को पुरस्कृत करना। कूका आंदोलन पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका सिखों की मुख्य धारा के सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। कूका जाति उन्मूलन, अंतःविवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति, शराब, मांस और नशीली दवाओं से परहेज करते थे। कूका विद्रोह की शुरुआत जगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य पालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की। भगत जवाहर मल को सियान साहिब के नाम से जाना जाता। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग को कूका कहा जाता था। कूका विद्रोह 1872 में हुआ। कूका विद्रोह में मालेर कोटा का खूनी कांड उल्लेखनीय घटना थी। कूका विद्रोह का नेतृत्व सतगुरु बाबा राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ए. वी.बी. सावरकर। तो देखिए 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। 1857 R.C. मजूमदार, इसका पुस्तक है दी सिपोई म्यूटनी एंड दी रिवोल्ट ऑफ 1857। S.N. सेन 1857। T.R. होम्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन और सैयद अहमद खान द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। G.B. मालसेन द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857। P.C. जोशी रिबेलियन 1857। A.B. चौधरी यह थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? ये ऑप्शन बिहार और बंगाल। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। भारत में अंग्रेज का सशक्त विरोध करने वालों में जनजाति और किसानों का योगदान अति महत्वपूर्ण है। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में हुआ। नील दर्पण नाटक नील विद्रोह का जीवंत गाथा है। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मिश्र हैं। नील आयोग 1860 ईस्वी में बनाया गया। पावना किसान सभा भारत में प्रथम किसान सभा है जिसका गठन 1873 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में नील किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रथम महासचिव N.G. रंगा थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873 से 75 में हुआ था। ठीक है, पावना किसान सभा भारत में प्रथम किसान सभा है जिसका गठन 1873 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। कहता है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सी खाद्य एवं कृषि। तो वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। फिर कहता अंतरिम सरकार में प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया। वित्तीय मामलों में गतिरोध उत्पन्न कर अंतरिम सरकार को मुस्लिम लीग ने असफल कर दी। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे। गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। कहता है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? और इसका कवि राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 गांधी जी से मिलकर चंपारण के नील किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। गांधी जी ने चंपारण आने का वायदा किया। अप्रैल 1917 में गांधी जी कलकत्ता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे। गांधी जी ने नील किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह किया। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट ने चंपारण कृषक जांच समिति का गठन F.D. स्लाई की अध्यक्षता में की। गांधी जी भी इस जांच समिति के एक सदस्य थे। गांधी जी के प्रयास से 1 मई 1918 में बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ 3-कठिया पद्धति 3/20 कट्टा समाप्त हुआ। 3-कठिया पद्धति का अनुबंध चंपारण के किसानों के साथ 1867 ईस्वी में किया गया था। कहता मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। हिटलर के द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के समर्थन में युद्ध की घोषणा कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत को भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया गया और अंग्रेजों ने कांग्रेस का समर्थन लिए बिना ही भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित किया। इसके विरोध में राज्यों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कहता है राज्यों के कांग्रेसी सरकारों के त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र पर धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। पता नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का पटना में शिलान्यास किया था। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। और सहयोग आंदोलन के दौरान नकारात्मक और सकारात्मक 2 पहलू थे। सकारात्मक पहलू में ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी शामिल थी। 10 फरवरी 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा वाराणसी में किया गया। और सहयोग आंदोलन के दौरान गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि शैक्षणिक संस्थानों की भी स्थापना की गई। और सहयोग आंदोलन को चौरी चौरा अग्निकांड के कारण दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर